Everyone, welcome back to JC Academy. I'm your paper 1 educator, Aradhna Tagotra. In today's class, we are going to discuss the learning theories, जो important learning theories हैं, जो आपके exams में repeat होती हैं, बहुत बार आई हुई हैं. We are going to cover all of them in one class. Now, learning क्या होता है? If I talk about what is learning, learning means permanent change in the behavior. आप कोई नॉलेज एक्वायर करते हैं और उस नॉलेज से आपके बिहेवियर में जो परमानेंट चेंज आता है, इट इज नोन एज लर्निंग. उसके तीन एलिमेंट्स होते हैं. द फर्स्ट वन इज एक्विजिशन. एक्विजिशन का मतलब इट इज द इनिशियल स्टेज वेयर इंडिविजुअल्स आर इंट्रोड्यूस्ड टू न्यू इन्फॉर्मेशन ऑन स्किल्स. आपको एक न्यू इन्फॉर्मेशन या कोई न्यू स्किल के साथ हम एक्विजिशन करवाते हैं. दिस इज व्हेन दे फर्स्ट बिगिन टू लर्न एंड अंडरस्टैंड द मटेरियल. सेकेंड कम्स द रिटेंशन. द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग द एक्वायर्ड नॉलेज और स्किल्स. आपने एक्वायर कर ली वो चीज, लेकिन अब उसको याद भी तो रखना है लंबे समय तक. दैट इज रिटेंशन. सो स्टोरिंग द लर्नड इंफॉर्मेशन इन अ लॉन्ग टर्म मेमोरी फॉर फ्यूचर यूज, दैट इज रिटेंशन. उसके बाद आता है रिकॉल. रिकॉल का मतलब कि जब वो चीज अप्लाई करने की बारी आए, यू आर एबल टू रिकॉल दैट इंफॉर्मेशन इमीडिएटली. द एबिलिटी टू रिट्रीव and apply the learned information when needed, it is known as recall. So these are the three elements of learning: acquisition, retention and recall. The first category is cognitive theories. Cognitive का मतलब which is related to the mind. Cognitive theories, they focus on cognitive development or how the mind constructs the knowledge. A cognitive approach to learning generally believes that the learning process happens through experience, trial and error and thinking through ideas to develop understanding and knowledge within the mind. इसमें हमारा सबसे पहला आता है constructivist theory. The constructivist learning theory believes that the information is constructed in the mind. Construct हो रही है, knowledge construct की जा रही है. That is constructivist theory. It emphasizes that we use our prior knowledge. हमें जो पुरानी नॉलेज है, हमने कुछ ऑलरेडी सीखा हुआ है, उसके बेसिस पे हम न्यू नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं. दैट इज कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी. सेकेंड कम्स सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी. सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट बिलीव दैट द लर्निंग प्रोसेस इज इनहेरेंटली सोशल प्रैक्टिस. उन्होंने क्या बोला था कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी ने, कि जो न्यू इंफॉर्मेशन है इट इज कंस्ट्रक्टेड इन द माइंड. और कैसे वो कंस्ट्रक्ट होती है? पुरानी नॉलेज से हम न्यू नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं. सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट बोलती है कि इट इज अ सोशल प्रैक्टिस. हम सोशल प्रैक्टिस के थ्रू अपनी नॉलेज कंस्ट्रक्ट करते हैं. वी लर्न न्यू इन्फॉर्मेशन थ्रू सोशल इंटरैक्शन फर्स्ट. हम लोगों के साथ सोशली इंटरैक्ट करते हैं एंड देन वी क्रिएट अ नॉलेज इंस्टेड ऑफ आवर ओन माइंड्स. यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट आता है लेव वाइगोत्स्की का ZPD, that is zone of proximal development, and MKO which is more knowledgeable others. ये दो कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे आते हैं. ZPD का मतलब क्या है? देखो, ये जोन है जो आप बिना हेल्प के कर सकते हैं. ये जो जोन है विच इज टू हार्ड फॉर यू, आप कर ही नहीं सकते, आपकी एबिलिटी से दूर है. बट ये जो बीच वाला जोन है, ये आप किसी की हेल्प से कर सकते हैं. दैट इज द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट. एंड मोर नॉलेजेबल अदर्स क्या होते हैं? वो दूसरे लोग, जैसे आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स. ये कौन है? मोर नॉलेजेबल अदर्स. यू ट्रीट दीज एज अ रोल मॉडल. क्यों? क्योंकि इनको आपसे ज्यादा नॉलेज है. मोर नॉलेजेबल अदर्स, अदर्स जो आपसे ज्यादा नॉलेजेबल है. सो यहाँ पे आपको स्कैफोल्डिंग की टेक्निक भी पता चलती है. दिस इज सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी विच वाज गिवन बाय लेव वाइगोत्स्की. थर्ड थ्योरी कम्स कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी. कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी क्या होती है? दे बिलीव इन द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी. कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी के प्रिंसिपल्स को मानते हैं कि जो हमारी पुरानी नॉलेज है, हम उससे नई नॉलेज सीखते हैं. बट दिस एग्रीज विद सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट रोल ऑफ सोशल इंटरैक्शन. ये हमारी जीन पियाजे ने दी थी. जीन पियाजे की थ्योरी है ये. इसको हम निमोनिक देते हैं SPCF. S stands for सेंसरी मोटर, जहां पे ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है. P is प्री ऑपरेशनल. हम लैंग्वेज या फिर हम सिंबल्स का यूज करके बच्चों को सिखाते हैं.
concrete which is the logical thought, and last is formal operational जहाँ पे हम reasoning का use करते हैं. This is the highest level. So these are the Jean Piaget's stages of cognitive development. उसके बाद आता है हमारा फोर्थ टॉपिक, आता है हमारा जो फोर्थ थ्योरी है, दैट इज ब्लूम्स टैक्सोनॉमी. ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्या है? He developed the theory to explain the differences between lower order surface and higher order surface. ये जो हमारे होते हैं, these are the lower order, जहाँ पे आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ रिकॉलिंग की जरूरत है, रिटेंशन की जरूरत है. These are your higher order. हायर ऑर्डर जहाँ पे आपको जो नॉलेज है वो इन डेप्थ में चाहिए होती है. सो दीज आर द लोअर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स एंड दीज आर द हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्ट्स. सो ब्लूम्स डोमेन्स, ब्लूम डोमेन्स के हमारे तीन जो वो होते हैं, ब्लूम्स के हमारे तीन डोमेन्स आते हैं जिसको हम कैप बोलते हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर. कॉग्निटिव का तो ये आ गया, ठीक है, जिसका हमने शॉर्ट फॉर्म क्या लगाया था, रू आ ई सी. अफेक्टिव का आता है हमारा आर स्क्वायर वी ओ सी, और साइकोमोटर का आता है हमारा आई एम पैन. आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए ऑन योर टिप्स. जैसे मुझे याद है वैसे आपको भी याद होनी चाहिए. उसके बाद आता है हमारा कॉग्निटिव लोड थ्योरी. सो कॉग्निटिव लोड थ्योरी किसने दी थी? स्वेलर ने दी थी. इट इज अ कॉग्निटिव थ्योरी दैट एम्फसाइजेस दैट टीचर्स नीड टू टेक इनटू अकाउंट द माइंड्स कॉग्निटिव आर्किटेक्चर. हमारे माइंड का एक आर्किटेक्चर होता है, जैसे कंप्यूटर का आर्किटेक्चर होता है, एक घर का आर्किटेक्चर होता है, एक बिल्डिंग का आर्किटेक्चर होता है, हमारे माइंड का भी एक आर्किटेक्चर होता है. तो कॉग्निटिव लोड थ्योरी क्या बोलता है कि टीचर्स दे शुड टेक इनटू अकाउंट कि हमारा जो माइंड है उसका क्या आर्किटेक्चर है. तीन तरीके के लोड होते हैं. सबसे पहला आता है हमारा इंट्रिंसिक कॉग्निटिव लोड. इसका मतलब जो हमारी वर्किंग मेमोरी है वो हमें कितनी रिक्वायर्ड टू लर्न अ टॉपिक. एक टॉपिक को लर्न करने के लिए हमें कितनी वर्किंग मेमोरी चाहिए, दैट इज इंट्रिंसिक कॉग्निटिव लोड. फिर आता है एक्सट्रीनियस कॉग्निटिव लोड. एक्सट्रीनियस का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा, अपार्ट फ्रॉम जितना चाहिए. एक्स्ट्रा क्या है? एक्स्ट्रा वर्कलोड है ना. सो एक्स्ट्रा कॉग्निटिव लोड दैट स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस व्हेन इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड इन डिफिकल्ट वेज. जब आपको कुछ डिफिकल्ट चीज याद करनी पड़ती है, आपको दिमाग थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ता है, एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ता है, दैट इज एक्सट्रीनियस कॉग्निटिव लोड. उसके बाद आता है हमारा जर्मेन कॉग्निटिव लोड. इट रेफर्स टू हाउ मच एफर्ट यू नीड टू पुट इनटू रिमेंबरिंग समथिंग. किसी चीज को याद रखने के लिए आपको कितना दिमाग लगाना है, दैट इज जर्मेन कॉग्निटिव लोड. यू नीड टू मूव नॉलेज फ्रॉम वर्किंग मेमोरी टू लॉन्ग टर्म मेमोरी, और इसके लिए आप अलग अलग स्ट्रैटेजीज टैक्टिक्स यूज करते हो, ठीक है. तो वो क्या है हमारा जर्मेन कॉग्निटिव लोड, कि आपको लंबे समय तक याद रहे. इंट्रिंसिक हो गया कि एक टॉपिक याद रखने के लिए आपको कितनी नॉलेज चाहिए. एक्सट्रेनियस क्या हो गया कि अपार्ट फ्रॉम दैट जब हम आपको कोई कॉम्प्लेक्स चीज पढ़ा रहे हैं, कोई डिफिकल्ट चीज पढ़ा रहे हैं, तभी बोलते हैं ना इजी चीजें सबको याद हो जाती है, इजी क्वेश्चंस सब कर लेते हैं, बट जब डिफिकल्ट की बात आती है सब नहीं कर पाते. क्यों? क्योंकि एक्सट्रेनियस कॉग्निटिव लोड इट कम्स इनटू द पिक्चर. देन जर्मेन कॉग्निटिव लोड, कि जो आपने याद किया है वो आपको वर्किंग मेमोरी से निकाल कर आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करना है ताकि वो लंबे समय तक याद रहे, दैट इज जर्मेन कॉग्निटिव लोड. उसके बाद आता है हमारा जेस्टाल्ट थ्योरी है, इसको जेस्टाल्ट साइकोलॉजी भी बोलते हैं. तो ये क्या बोलता है कि वी वांट टू बी एबल टू सी द होल पिक्चर इन ऑर्डर टू डेवलप अ बेटर अंडरस्टैंडिंग. सो इट टॉक्स अबाउट द होल रादर देन द पार्ट. इसमें 5 प्रिंसिपल्स आते हैं. सबसे पहला था हमारा प्रॉक्सिमिटी. प्रॉक्सिमिटी का मतलब क्या होता है? प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है स्पेस. किसी भी दो चीजों के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस नहीं होनी चाहिए, उनका जो डिस्टेंस होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए. जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हेन प्लेइंग अ पियानो, अ सिंगल नोट डज नॉट मीन मच, बट व्हेन इट इज प्लेड इन अ सॉन्ग, उसकी जो क्या बोलते हैं पैटर्न होता है, जो म्यूजिकल पैटर्न होता है वो बदल जाता है, दैट इज प्रॉक्सिमिटी. फिर आता है सिमिलैरिटी. थिंग्स दैट आर सिमिलर टेंड टू बी प्रॉक्सिमल टू ईच अदर. अब 4 चीजें पढ़ी हैं या 5 चीजें पढ़ी हैं, जो सिमिलर वाली होंगी हम उसको ग्रुपिंग कर देंगे, दैट इज सिमिलैरिटी. सिमिलैरिटी के बेसिस पे हमने उसको क्या किया, प्रॉक्सिमल कर दिया, यानी हमने उसको पास मिला के एक ग्रुप बना दिया. फिर आता है कॉन्टिन्यूटी. कॉन्टिन्यूटी का मतलब होता है टू एक्स्ट्रापोलेट फ्रॉम व्हाट दे सी इन ऑर्डर टू क्रिएट द होल. तितर बितर चीजें पड़ी हुई हैं, बट अगर वो आप एक ऑर्डर में अरेंज कर दे, सिस्टमैटिक अरेंज कर दे, इट विल फॉर्म अ बिगर होल पिक्चर, दैट इज कॉन्टिन्यूटी. देन कम्स द क्लोजर. क्लोजर का मतलब टू फिल द गैप्स दैट आर मिसिंग इन आवर माइंड्स. जैसे जिग्सॉ पजल्स में होते हैं ना, देयर आर मिसिंग पीसेस, देन वी हैव टू फिट इन द दोस पीसेस टू फॉर्म अ पिक्चर, कंप्लीट पिक्चर, दैट इज क्लोजर.
उसके बाद आता है फिगर एंड ग्राउंड. We tend to focus on one element at a time because we find it hard to see the big picture. The element that is our focus is the figure. जैसे होता है ना, जैसे पूरा ये ब्लैक है फॉर एग्जाम्पल, और इसके बीच में एक सर्कल है विच इज व्हाइट इन कलर, सो दिस इज फिगर एंड ग्राउंड. हमारा फोकस या तो इस पे होगा, इस व्हाइट वाले जो सर्कल है इस पे होगा, या फिर ये जो हमारा ब्लैक वाला रेक्टेंगल है, हमारा फोकस इस पर होगा. तो जिस पर हमारा फोकस होगा वो हमारा फिगर होगा, और जो पीछे होगा वो हमारा ग्राउंड हो जाएगा. दैट इज फिगर एंड द ग्राउंड. सो दीज आर द 5 प्रिंसिपल्स ऑफ जेस्टाल्ट साइकोलॉजी. उसके बाद आता है हमारा कोलबर्ग्स की स्टेजेस मॉरल डेवलपमेंट की. सबसे पहले आता है इन्फेंसी. इन्फेंसी क्या, इट इज द अर्ली स्टेज जहां पे चिल्ड्रन दे डोंट सी द डिफरेंस बिटवीन राइट थिंग एंड अवॉइडिंग द पनिशमेंट. तो उनको जो ठीक लगता है, जिसने उनको पनिशमेंट ना मिले वो वही चीज करते हैं. सेल्फ इंटरेस्ट, चिल्ड्रन फोकस ऑन गेटिंग द रिवॉर्ड्स rather than अवॉइडिंग द पनिशमेंट. उनको रिवॉर्ड्स चाहिए. Children do the things that benefit them the most. Conformity. Children aim at achieving the approval from others and cultivating positive social relationships. जहाँ पे उनको बोले हाँ बहुत अच्छा कर रही हो, वेरी गुड वेरी गुड, दैट इज कन्फॉर्मिटी. उनको कन्फर्मेशन चाहिए. हर जो सोशली लोग अवेलेबल हैं, जो सोसाइटी है, उनसे उनको कन्फर्मेशन चाहिए. फिर आता है सोशल ऑर्डर. चिल्ड्रन सी दैट द पर्पस ऑफ डूइंग द राइट थिंग इज टू मेंटेन सोशल ऑर्डर एंड प्रिवेंट chaos. गलत चीज नहीं करनी, अफरा तफरी में काम नहीं करना है, आराम से करना है, अच्छे से करना है, जो सोशली अप्रूव हो सके. Children expand their idea of social relationships outside their personal relationships to the entire society. यहाँ पर कंफर्मिटी में उनको अपने जो फ्रेंड्स हैं, पियर्स हैं, टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, वहां तक उनसे मतलब है, लेकिन सोशल ऑर्डर में वो सोसाइटी तक पहुंच जाते हैं. सोशल कॉन्ट्रैक्ट. टीनेजर्स बिगिन टू सी दैट ऑल पीपल म्यूचुअली बेनिफिट फ्रॉम डूइंग द राइट थिंग. सबको पता है कि आप अच्छा काम करेंगे तो आपको म्यूचुअल बेनिफिट होगा ही होगा. दे ऑल्सो स्टार्ट टू अंडरस्टैंड दैट लीगली राइट एंड मॉरली राइट आर नॉट नेसेसरली द सेम थिंग. लीगल और मॉरल राइट अलग अलग चीजें हैं. यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स. morality goes beyond achieving the personal benefit. Sometimes morally right thing is not what is good for you as an individual, but आप वो क्यों करते हैं? Because it benefits the society as a whole. So these are the stages of Kohlberg's moral development. फिर आता है हमारा मल्टी मॉडल लर्निंग थ्योरी. द मल्टी मॉडल लर्निंग थ्योरी ऑल्सो नोन एज CTML, द कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ मल्टीमीडिया लर्निंग. ये अभी सारी हमारी कॉग्निटिव थ्योरीज ही चल रही हैं. It focuses on how we learn in an era of screen-based technologies. अब जैसे हमारी डिजिटल टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, ठीक है, मल्टीमीडिया का यूज होता है, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, सब कुछ इकट्ठे आ रहा है. सो दिस इज मल्टी मोडल. In order to help the learners, we have to ensure our oral and visual inputs are in sync. जो हम चाहते हैं बताना, हम अपने मैसेज के थ्रू उसको सिंक कर रहे हैं. ये नहीं कि वीडियो कुछ और बता रही है, हमारा मैसेज कुछ और है. इट शुड बी इन सिंक एंड नॉट ओवरवेलमिंग. लाइक 2 मोड्स ऑफ इनपुट हैपनिंग एट वंस, तो कॉग्निटिव लोड ज्यादा नहीं होना चाहिए. उसके बाद आता है हमारा बिहेवियरल थ्योरीज. बिहेवियरल थ्योरीज में क्या आता है? लर्निंग थ्रू एसोसिएशन. क्लासिकल कंडीशनिंग सजेस्ट that learning occurs when an association is formed between a previously stimulus and a naturally occurring stimulus. ऑलरेडी जो पुराना स्टिमुलस है और जो नेचुरली अकरिंग स्टिमुलस है, उसके बीच में एक एसोसिएशन फॉर्म हो चुकी है. In experiments conducted by Russian psychologist Ivan Pavlov, a natural stimulus which was a food, it was paired with the sound of a bell. तो हमने फूड को बेल के साथ पेयर कर दिया था. The dogs would naturally salivate in response to food, but after multiple associations, the dog would salivate to the sound of the bell alone. पहले हम बेल बजाते थे और उसको खाना देते थे, लेकिन आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने खाली बेल बजाया, हमने खाना नहीं दिया, बट जो डॉग था वो सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया था. दैट इज लर्निंग थ्रू एसोसिएशन. हमने फूड को बेल के साथ एसोसिएट कर दिया था कि जैसे ही बेल बजेगी खाना प्रेजेंट हो जाएगा. Classical conditioning, it occurs by forming the association between naturally occurring stimuli and a previously neutral stimuli. The neutral stimulus must occur immediately before the naturally occurring one. तो ये हमें किसने दिया था? ये आपको याद रखना है. This is classical conditioning which was given by Ivan Pavlov. उसके बाद आता है हमारा operant conditioning. Operant conditioning क्या है? It is a type of associative learning that involves strengthening or weakening a behavior
बाय यूजिंग द री और पनिशमेंट। हम री करते हैं, हम रिवॉर्ड्स देते हैं या फिर हम पनिश करते हैं। इट इज समटाइम्स ऑल्सो रेफर टू एज स्किनेरियन कंडीशनिंग एंड इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। ये हमें किसने दिया था? BF स्किनर ने दिया था। Skinner believed that classical conditioning simply could not account for all types of learning. So, इसको एक इंटरेस्टिंग वे में, हर चीज हम स्टिमुलाई के साथ रिलेट करके नहीं सिखा सकते, तो इसको और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग लाई थी। लाइक क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग relies on forming the associations, लेकिन जो associations है they are made between behavior and the consequences of that behavior। वो जो association था it was between stimulus and response। ये जो association है it is between the behavior and the consequences of behavior। आप गलत तरीके से behave करेंगे आपको punishment मिलेगा, आप अच्छा behave करेंगे आपको reward मिलेगा। So this is operant conditioning। Next category is social and cultural theories। These theories emphasize the importance of interaction, communication, and language use in the learning development. So for such kind of theories, the ways you speak has a big impact on learning। तभी बोलते हैं आपको बच्चों के साथ अच्छे से बात करनी चाहिए, ठीक है, फाउल लैंग्वेज का यूज नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जो सुनते हैं, वो जैसे देखते हैं, वो उसी से सीखते हैं। सबसे पहले आता है हमारा सोशल लर्निंग थ्योरी। इट वॉज गिवन बाय एल्बर्ट बेंड्यूरा। एल्बर्ट बेंड्यूरा ने यहाँ पे हमारे बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट किया था। बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट क्या था कि उन्होंने 2 ग्रुप्स बनाए थे। सो 2 ग्रुप्स वर फॉर्म्ड, लाइक ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। तो इस ग्रुप में जितने भी एडल्ट्स थे ना, दे प्लेड विद द डॉल, बहुत आराम से प्यार से। बट जो ग्रुप 2 के एडल्ट्स थे ना, दे प्लेड विद द डॉल एग्रेसिवली, गुस्से के साथ उन्होंने डॉल के साथ खेला, ठीक है। और जब यही चीज हमने बच्चों को बोली ना कि आप मिमिक करो, आप उन जो उन्होंने किया आप उसको इमिटेट करो, तो जो पहला ग्रुप था ना, बच्चों ने बहुत प्यार के साथ उसको खेला, बहुत अच्छे से रखा, उसकी देखभाल की, संभाल कर रखा। लेकिन जो ग्रुप 2 वाले बच्चे थे ना, जितने अग्रेसिवली अडल्ट्स ने उस डॉल के साथ किया था, खेला था, ठीक है, उससे ज्यादा अग्रेसिवली बच्चों ने उनका मिमिक किया था या बच्चों ने उसको इमिटेट किया था। सो दिस वाज द सोशल लर्निंग थ्योरी व्हिच वाज बेस्ड ऑन बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट, और एल्बर्ट बेंड्यूरा ने ये जो थ्योरी है ये propound की थी। अब इसके 5 प्रिंसिपल्स हैं। सबसे पहला था ऑब्जर्वेशन। इट सजेस्ट दैट पर्सन कैन लर्न बाय ऑब्जर्विंग। देन कम्स द अटेंशन। अटेंशन मतलब दे कैन ओनली एक्टिवली इंटरनलाइज देयर थॉट्स एंड कंसेप्ट्स, अगर वो अटेंशन पे कर रहे हैं। देन रिटेंशन, वो दिमाग में रखेंगे, क्यों? क्योंकि उनको वो जो देखेंगे वो वही सीखेंगे। उसके बाद आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, इट शुड बी ऑटोमेटिक टू एनहांस द लर्नर्स एबिलिटी, दे मस्ट बी एबल टू प्रैक्टिस एंड रिहर्स। अब वो रिहर्स करेंगे जो उन्होंने सीखा है। एंड मोटिवेशन, टू फुली पार्टिसिपेट एंड इंटरनलाइज द मटेरियल द लर्नर्स मस्ट हैव मोटिवेशन। फिर आता है सिचुएटेड लर्निंग थ्योरी। सिचुएटेड लर्निंग थ्योरी क्या है? दिस थ्योरी आर्ग्यूज दैट लर्निंग हैपेंस बेस्ट when students are learning within authentic context. According to this, learners should not learn in classroom but in the workplaces or real life experiments. जब आप रियल लाइफ एनवायरनमेंट में सीखते हैं तो आप ज्यादा अच्छे से सीख पाते हैं इंस्टेड ऑफ अ क्लासरूम। दैट इज सिचुएटेड लर्निंग। आपको हम एक रियल लाइफ सिनेरियो में सिचुएट, आपको एक रियल लाइफ सिचुएशन क्रिएट करके देते हैं जहां पे आप वो चीज सीख सकते हैं। Play based learning, it believes that play is an effective mechanism for supporting the learning and early childhood development. ये किसने दिया था? फ्रेडरिच फ्रोबेल ने दिया था, who argued that play helps students become more exposed to new information and new learning। आप जब peers के साथ खेलते हैं, आप चीजों के साथ खेलते हैं, आपको बहुत चीजें सीखने को मिलती हैं। That is play based learning theory। फिर आता है हमारा psychodynamic theories। They see learning as being largely controlled by underlying psychological drivers. This approach sees learning as being heavily influenced by subconscious mind rather than the conscious factors. सबसे पहला था हमारा psychoanalytic theory, which was given by Sigmund Freud. Sigmund Freud ने ये थ्योरी दी थी। सबसे पहला था हमारा oral stage 0 to 1, जहां पे जो children है they focus to gain pleasure through the mouth such as eating and suckling। फिर आता है
anal stage. Anal stage is 1 to 3 years. The pleasure it moves to the anus as the being to learn how to control bowel movements. ठीक है, potty training, washroom usage, ये सब चीजें कहाँ है, anal stage में. फिर आता है हमारा phallic stage. Phallic stage मतलब they develop a focus on their genitals and develop sexual attraction to the parent of the opposite sex. उसके बाद आता है latency stage. Latency stage में क्या होता है, children's sexual desires are suppressed as they focus more on developing the relationship with the peers of the same sex. फिर आता है हमारा genital stage. Adolescents they develop sexual attraction to non-family members of the opposite sex. If they manage to successfully navigate their parental issues in childhood, they would develop healthy relationships in the adulthood. So these are the 5 stages of psychoanalytic theory which was given by Sigmund Freud. फिर आता है हमारा साइकोसोशल, वो साइको एनालिटिक था. दिस इज द साइकोसोशल थ्योरी विच वाज गिवन बाय एरिक एरिक्सन. यहाँ पे आता है हमारा सबसे पहला इन्फेंसी, 0 to 1 year, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, अर्ली चाइल्डहुड, एटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, प्ले एज, इनिशिएटिव वर्सेस द गिल्ट, स्कूल एज, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, एडोलेसेंस, identity versus role confusion, young adulthood is intimacy versus isolation, adulthood is generativity versus stagnation, and old age is ego identity versus despair. फिर आते हैं हमारी क्लासिफिकेशन ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज. ह्यूमनिस्टिक थ्योरी में सबसे पहला आता है हमारा मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स. ये सबने पढ़ा है कि हम नीचे से ऊपर जाते हैं, हमारी जैसे जैसे लोअर ऑर्डर नीड्स सेटिस्फाई होती जाती हैं, वी मूव टू द हायर ऑर्डर नीड्स स्टेप बाय स्टेप. सो इट स्टार्ट्स विद द sociological needs, then safety, protection and security, belongingness, esteem and self actualization. It is the highest order need. This is the highest order need. फिर आती है हमारी साइक्लिकल लर्निंग थ्योरीज. साइक्लिकल मतलब जो ऐसे गोल गोल चलती रहती है ना, कॉन्टिन्यूअस लूप. उसमें आता है सबसे पहला हमारा कोल्ब्स एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी. concrete experience, students begin learning through having a concrete experience through which they can absorb the new experiences. Concrete, starting from the scratch. Reflective observation, students reflect on what they observed during the learning experience. अब वो reflect कर रहे हैं, उन्होंने क्या सीखा है, कैसे सीखा है, वो उस पर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, उस पर चिंतन कर रहे हैं. Abstract conceptualization, students come up with the hypothesis about what they have observed. अब वो उसको abstract present करेंगे. एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, अब जो उन्होंने हाइपोथेसिस जनरेट की है, प्रेजेंट किया, वो उसको टेस्ट करेंगे, दैट इज एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन. फिर अब देखो, जब उन्होंने एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन किया, कुछ रिजल्ट्स आए, अगर वो उसके फेवर में नहीं आएंगे तो वो वापस से कहाँ जाएंगे, कंक्रीट एक्सपीरियंस में, वापस से वो चीजें सीखने की कोशिश करेंगे, फिर वो उस पर रिफ्लेक्ट करेंगे, फिर हाइपोथेसिस बनाएंगे, फिर वो टेस्ट करेंगे. सो दिस इज साइक्लिकल इन नेचर. अब उसी के बेसिस पर कोल्ब ने हमारे डिफरेंट स्टाइल्स बताए थे, हमारे लर्निंग के डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स. द फर्स्ट वन इज डाइवर्जिंग. डाइवर्जिंग का मतलब क्या होता है, दीज पर्सनालिटीज लाइक टू हैव कंक्रीट एक्सपीरियंसेस एंड रिफ्लेक्ट ऑन देम. डाइवर्जेंट पीपल they have मतलब they start from the scratch and then they reflect on what they have learned. Assimilating learners like to spend observing and developing the hypothesis. वो observe करते हैं और hypothesis develop करते हैं. Converging, they create the ideas and test them out. Accommodators, they like to do things. They are the sort of learners who spend all their time experimenting and jumping into the real life scenarios. So these are the 4 types of learning styles जो हमारे कोल्ब ने अपनी experiential learning theory से derive किए थे. उसके बाद आता है हमारा ब्रूनर्स स्पाइरल करिकुलम. स्पाइरल कैसा होता है, ऐसे, फिर बड़ा 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 ऐसे होते जाते हैं, छोटे से स्टार्ट होते होते बड़ा. सो इट प्रपोज्ड दैट टॉपिक्स शुड बी रीलर्न मल्टीपल टाइम्स थ्रू आउट अ यूनिट, वर्क और ईयर, however long the learning situation it takes place. आप बेसिक से स्टार्ट करते 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 एडवांस में जाते हैं, आपको जितना मर्जी टाइम लगे आप वो चीज सीखते हैं. Each time the content is re-engaged with, the information is learned in more detail. आप जितनी बार, हम क्यों बोलते हैं आपको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना चाहिए. आप जब फर्स्ट टाइम रिवीजन करेंगे
आपको एक चीज समझ आएगी, सेकेंड टाइम करेंगे आपको दूसरी चीज समझ आएगी, और वो जो पहली चीज थी वो शायद इन डेप्थ समझ आएगी। मल्टीपल रिविजन से ना आपको वो चीज अच्छे से समझ आती, क्लैरिटी, विद क्लैरिटी यू गेट टू नो दैट टॉपिक और यू गेट टू नो दैट एरिया। अब इस अप्रोच की कुछ आइडियाज हैं। सबसे पहला था रिविजिटिंग, दैट कंटेंट इज नेवर कंप्लीटली लर्नड। आप कभी भी कुछ भी पूरा याद नहीं कर सकते, या फिर आप उसको स्टोर कर सकते हो। यू हैव टू रिविजिट इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। कंप्लेक्सिटी, मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आर कॉम्प्लेक्स। अ स्टूडेंट डजंट नीड टू नो ऑल द कॉम्प्लेक्सिटीज द फर्स्ट टाइम। आप पहली बार कुछ मुश्किल पढ़ने बैठेंगे, आपको नहीं समझ आएगा, आपको बेसिक से छोटे लेवल से स्टार्ट करना होगा, फिर आप कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स पे जाएंगे। प्रायर नॉलेज, इट इज central to the model whereby in each cycle of learning students start by recalling what they already know। आप पुरानी नॉलेज के बेसिस पे न्यू नॉलेज क्रिएट कर रहे हैं, दैट इज प्रायर नॉलेज। फिर लर्निंग स्टाइल थ्योरीज, इसमें आता है हमारा सबसे पहला एंड्रागोजी। एंड्रागोजी मैल्कॉम नॉल्स ने दिया था। सो उनकी 5 एजम्पशंस थी। सबसे पहला सेल्फ कॉन्सेप्ट, कि जो एडल्ट्स हैं दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन देयर टीचर्स बट दे हैव अ स्ट्रॉन्ग सेल्फ कॉन्सेप्ट। उन्हें खुद से समझ आने की क्षमता ज्यादा होती है, दे आर मोर अवेयर ऑफ व्हाट दे आर लर्निंग। लर्नर एक्सपीरियंस, एडल्ट्स हैव अ लॉट ऑफ लाइफ एक्सपीरियंस इन विच, मतलब लर्निंग के लिए उनको जो एक्सपीरियंस चाहिए ना वो एडल्ट्स के पास बहुत ज्यादा होता है। तो जो लर्नर एक्सपीरियंस होता है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द चिल्ड्रेन। रेडीनेस टू लर्न, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम ज्यादा सीखना चाहते हैं, हम अपने वर्क फोर्स में या रियल लाइफ प्रॉब्लम में वो चीज अप्लाई करने के लिए और वो चीजें सीखते हैं सीखते हैं सीखते हैं, दैट इज रेडीनेस टू लर्न। ओरिएंटेशन टू लर्निंग, एडल्ट्स हैव अ प्रॉब्लम सेंटर्ड अप्रोच टू लर्निंग रादर देन सब्जेक्ट स्पेसिफिक। हमें चाहिए जो हमारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन दे सके, हमें थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं चाहिए होती है। Then we have sorry then we have motivation to learn। adults motivation to learn tends to be internal rather than external। हम internally motivated होते हैं rather than being externally motivated। अब 5 assumptions जो पीछे थी उसके बेसिस पे हमारे 4 प्रिंसिपल्स है। सबसे पहला इन्वॉल्वमेंट। Involvement says that adults should be involved in both the planning of what they will learn and their evaluation। Experience, the foundation of adult learning is to work from and build upon their own life experiences। पीछे हमने पढ़ा था ना कि उनके पास लाइफ एक्सपीरियंसेस ज्यादा होते हैं, उसके बेसिस पे हम उनको सिखा सकते हैं। रेलिवेंस, द थिंग्स एडल्ट्स लर्न शुड बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रॉब्लम्स। वो अगर अपनी लाइफ में कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या कुछ ऐसा वो अपने क्लोज्ड वंस के साथ वो प्रॉब्लम देख रहे हैं कि हाँ इनके क्लोज्ड वंस आर फेसिंग सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम, तो वो रेलिवेंट चीजें सीखना चाहते हैं। प्रॉब्लम बेस्ड, rather than focusing on subjects or the segment, they work on creating problem centric lessons जो उनको solution दे सके उनकी प्रॉब्लम्स का। फिर आता है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। ये किसने दी थी? हार्वर्ड ने दी थी। हार्वर्ड की इसको मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी बोलते हैं। सो मल्टीपल इंटेलिजेंस कौन कौन सी होती है? काइनेस्थेटिक, लाइक बॉडी स्मार्ट, इंटरपर्सनल, पीपल स्मार्ट, लिंग्विस्टिक, वर्ड स्मार्ट, मैथमेटिकल, लॉजिक, नेचुरलिस्टिक जो नेचर के साथ ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, इंट्रापर्सनल, सेल्फ स्मार्ट हुआ सेल्फ अवेयर ऑफ एवरीथिंग, विजुअल लाइक स्मार्ट, पिक्चर स्मार्ट जो होते हैं वर्ड्स के साथ खेल लेते हैं, इमेजेस के साथ खेल लेते हैं, एंड म्यूजिकल क्योंकि हर कोई म्यूजिक डायरेक्टर या हर कोई सिंगर नहीं बन सकता, सो इट नीड्स स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। उसके बाद आता है हमारा वार्क मॉडल। वार्क स्टैंड्स फॉर विजुअल यानी जो हम देख सकते हैं, ऑडिटरी जो हम सुन सकते हैं, रीडिंग या राइटिंग लर्नर्स यानी टेक्स्ट के साथ, एंड काइनेस्थेटिक hands on experience। So VARK model is the learning style: visual, auditory, reading and kinesthetic। Motivational learning theories, they aim to explain how motivation influences the learning and behavior। सबसे पहला इसमें हमारा ग्रोथ माइंडसेट, ये कैरल ड्वेक ने दिए थे। ये जो प्रोपाउंडर्स के नाम है ना, ये आप प्लीज एक लिस्ट बना लेना, एक पेज पे कहीं पे साइड पे लिख लेना। इन केस मैच ऑफ द फॉलोइंग में अगर कोई क्वेश्चन फंसता है, सो यू आर एबल टू मेक एन एजुकेटेड गेस। कार्ल ड्वेक ने ये प्रपोज की थी थ्योरी। इनके हिसाब से हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं या जो बच्चे होते हैं उनके 2 माइंडसेट होते हैं, ग्रोथ एंड फिक्स्ड। ग्रोथ माइंडसेट क्या है? वेयर स्टूडेंट्स बिलीव
दैट इम्प्रूवमेंट एंड सक्सेस आर विद इन देयर कंट्रोल। उन्हें लगता है कि जो इम्प्रूवमेंट और सक्सेस है वो उनके कंट्रोल में है। इफ ओनली दे पुट इन द एफर्ट, अगर वो एफर्ट डाल रहे हैं तो वो जो ये है इम्प्रूवमेंट है और जो सक्सेस है वो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। वो जितना खुद को इम्प्रूव करेंगे वो उतना सक्सेसफुल रिजल्ट देंगे। दैट इज ग्रोथ माइंडसेट, दे वांट टू ग्रो। फिक्स्ड माइंडसेट क्या है? वे स्टूडेंट्स बिलीव दैट इट इज नॉट विद इन देयर कंट्रोल, इम्प्रूवमेंट और सक्सेस उनके कंट्रोल में नहीं है। दे बिलीव कि फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटेलिजेंस, मतलब उनका जो इंटेलिजेंस है वो इतना ही है, वो कम्प्लेक्स चीजें या कुछ बड़ी चीजें वो नहीं सीख सकते हैं। ठीक है, वो उन्होंने अपनी अपनी जो इंटेलिजेंस है उसको लिमिट करके रख दिया है। सो दैट इज फिक्स्ड माइंडसेट। फिर आते हैं सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी। ये रियान एंड डेसी ने दी थी टू एक्सपैंड अपॉन द इंट्रिंसिक वर्सेस एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। सो इन्होंने कुछ एलिमेंट्स आइडेंटिफाई किए थे। सबसे पहला था ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी क्या है कि एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स विल डिक्रीज समवंस इंट्रिंसिक मोटिवेशन इवन इफ इट इज अ एंजॉयबल टास्क। कुछ लोग इंटरनली मोटिवेट होते हैं अच्छा काम करने के लिए, बट अगर हम उनको एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड दे रहे हैं, ठीक है, हम शायद उनको मे बी कुछ मॉनिटरी बेनिफिट दे रहे हैं, तो वो जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है ना वो उनका कम हो जाता है। फिर आता है हमारा कॉम्पिटेंस। Competence, providing people with praise and highlighting their competence at task will not necessarily increase in extrinsic motivation. जरूरी नहीं अगर हम लोगों की हमेशा बढ़ाई चढ़ाई करके तारीफ करते रहें तो वो ज्यादा अच्छे से काम करेंगे, ऐसा नहीं होता है। Relatedness, students will want to have a positive relationship with others. All humans have a desire to be with others which can work as a motivator for a task. उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा फ्लो थ्योरी। फ्लो थ्योरी क्या है? इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एनर्जेटिक एंगेजमेंट, फुल इमोशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द टास्क, स्ट्रक्चर, गोल्स एंड माइलस्टोन्स दैट हेल्प द लर्नर्स टू ट्रैक द प्रोसेस, फीडबैक, अगर आपको इमीडिएट फीडबैक प्रोवाइड होगा आप खुद को इंप्रूव करेंगे, थ्रू सक्सेसफुल अचीवमेंट ऑफ अ सर्टेन स्टेप और स्टेज ऑफ लर्निंग, realism, the learners must have a realistic understanding of their own skills and the difficulty level of the task. If the task is perceived by the learner to be too hard or too easy, the flow will not occur. मतलब flow में होता है ना, flow में हम सीख लेते हैं, तो the flow theory talks about that flow. सो दीज ऑल वो द लर्निंग थ्योरीज, मैंने उनको एक मेजर कैटेगरी में डिवाइड करके उसके मतलब एक कैटेगरी के अंदर कौन सी थ्योरी आती है, जैसे हमने पहले कॉग्निटिव थ्योरीज पढ़ी उसमें बहुत सारी थ्योरीज थी, तो आपको उस हिसाब से अपने एक अपनी शीट पे आप ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे कॉग्निटिव थ्योरीज लिख ली मेजर हेडिंग डाल के और उसके अंदर जितनी भी थी, ठीक है, तो थ्योरी का नाम लिख लिया अलॉन्ग विद द प्रोपाउंडर। अगर कुछ आपको एक्स्ट्रा लग रहा है जो इसमें पढ़ना है आप सिर्फ की पॉइंट्स लिख लीजिए। तो आप ऐसे करके आप इसको क्या बोलते हैं? माइंड मैप्स। आप ऐसे करके आप माइंड मैप्स क्रिएट कर सकते हैं फॉर बेटर रिविजन एंड फॉर बेटर रिटेंशन। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई होप आपको समझ आई होगी। मैंने बहुत शॉर्ट में रखा था थ्योरीज को, मैंने ज़्यादा इलेबोरेट नहीं किया है। अगर आपको कोई थ्योरी समझनी है तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा कि मैम आप इस थ्योरी के ऊपर अच्छे से पूरा एक्सप्लेनेशन लेके आइए, तो मैं एक आई विल क्रिएट अ वीडियो, तो वो जो थ्योरी होगी मैं आपको वो समझा दूंगी। And these are the social media handles of JC Academy. Connect to them to keep yourself updated. And that is all for today's class. Thank you so very much. See you soon. Bye bye. Take care and happy learning.